मैं जब करीबन 60 वर्ष की मेरी जीवन यात्रा को देखता हूँ और मेरे 10 वर्ष की आयु से किशोरावस्था तक की घटनाओं और विचारों पर नजर डालता हूँ, तो मुझे आज दिखता है कि मैं हमेशा से ही किसी चीज की तलाश में था। कोई ऐसी चीज जो धुंधले रूप में मेरे मन में परिभाषित थी, पर जो मेरे स्वभाव की एक विशिष्ट इच्छा का नेतृत्व करती थी। ये चीज जो इतने पहले से मेरे जीवन में इच्छा के रूप में थी, शायद सफल उपलब्धि और निजी शक्ति के इनर सीक्रेट यानी आंतरिक रहस्य की प्रकृति कही जा सकती है। जाने क्यों मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सफलता और निजी शक्ति का कोई आंतरिक रहस्य हो सकता है। एक ऐसा रहस्य जो एक बार जाना जाए तो एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। मैं नहीं जानता, शायद ये एक अनुमान की अभिव्यक्ति थी या शायद किसी किताब में पढ़े हुए सुझाव का परिणाम था। चाहे कोई भी वजह हो, मैं ये देखता हूँ कि ये सोच मेरे मन में घर कर चुकी थी और इसने मेरे यौवन की संपूर्ण विचारधारा को रंग दिया था। ये बात शीघ्र ही मेरे ध्यान में आने लगी कि कुछ व्यक्तियों में कोई रहस्यमय शक्ति थी जो उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाती थी और उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती थी। मैंने ये भी देखा कि जिन लोगों में ये शक्ति नहीं थी, वो कोई भी सार्थक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते थे और भीड़ में ही गुम होकर रह जाते थे। मैंने इस रहस्यमयी शक्ति के बारे में अपने बड़ों से चर्चा की, पर उन्होंने या तो मुझे फटकारा या उत्तर में अपने कंधे झटक दिए। मेरी माँ ने मुझे आश्वासन दिया कि सफलता ईमानदारी और नैतिकता के इनाम के रूप में आती है। मेरे पिता ने मुझे आश्वस्त किया कि सफलता दृढ़ता और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप आती है। मेरे एक अंकल ने मुझे बताया कि कुछ व्यक्तियों में ऐसा कुछ होता है जो उन्हें सफल बनाता है, पर ये कुछ मानवीय समझ के परे हैं। उन्होंने कहा, या तो आप में वो कुछ होता है या तो नहीं होता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे अंकल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके पास वो कुछ था। जब मैंने अपने माँ के मापदंड को लागू किया और मैं जिन सफल और असफल व्यक्तियों को जानता था उन्हें मापने लगा, तो मैंने पाया कि जबकि ईमानदारी और नैतिकता बेशक ही बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन वे सफलता के अचूक कारक नहीं हैं। मैंने ये देखा कि कुछ बहुत ही नैतिक और ईमानदार व्यक्ति थे जो सफल नहीं थे। अवश्य ही किसी और चीज की जरूरत होगी, मैंने सोचा। इसी तरह मैंने ये भी जाना कि जबकि दृढ़ता और कड़ी मेहनत बहुत ही महत्वपूर्ण निजी गुण हैं, पर यह जरूरी नहीं कि वो हमेशा सफलता लाए। मैं कई ऐसे दृढ़ और मेहनती लोगों को जानता था जिन्हें गरीबी और असफलता का अभिशाप मिला था। यहाँ फिर से मेरे मन में ये बात आई कि आंतरिक रहस्य कुछ और होगा। इसलिए अंततः मैं अपने अंकल के इस बात से सहमत होने लगा कि आंतरिक रहस्य व्यक्तियों के अंदर उस कुछ में पाया जाता है जो सफलता को उनके भाग्य में लाता है। पर जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ये विचार अपने मन से नहीं हटा पा रहा था कि ये कुछ उन व्यक्तियों द्वारा अर्जित भी किया जा सकता है जिनके अंदर ये नहीं होता, पर जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये विचार भी कम या ज्यादा मेरे अनुमान का ही परिणाम होगा, क्योंकि ये उन सब चीजों के विपरीत था जो मेरे आसपास के लोगों द्वारा कही गई थी, जिनका ये मानना था कि आंतरिक रहस्य सफल व्यक्तियों के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। इसलिए मैंने सफल व्यक्तियों के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया ताकि मुझे कहीं से आंतरिक रहस्य के बारे में पता चल सके। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दौरान मैं एक किताब से बहुत आकर्षित था जिसका शीर्षक था द लाइफ ऑफ पीटी बार्नम। ये किताब अपने समय के जाने माने शोमैन की ऑटोबायोग्राफी जैसा था, पर इसमें वर्णित व्यक्ति वास्तव में सिर्फ एक शोमैन नहीं थे, उससे बढ़कर थे। आज उस किताब के बारे में जो मेरी स्मृति है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो उसके बाद सफलता के पथ प्रदर्शन हेतु लिखी गए कई किताबों से काफी बेहतर थी। उस किताब में उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के जीवन के कई उतार चढ़ावों के बारे में बताया गया था। उसमें यह भी बताया गया था कि उन्होंने पहले कैसे सफलता हासिल की, बाद में उसे कई बार कैसे खोया और फिर अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से की गई कड़ी मेहनत से एक नई सफलता को कैसे पाया। बार्नम ने इस किताब में द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग पर अपने प्रसिद्ध लेक्चर को शामिल किया था। ये लेक्चर सांसारिक ज्ञान के बारे में अपनी तरह का एक उत्कृष्ट निबंध था, पर इससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण, कम से कम मेरी नजरों में तो पीटी के अपने ऊपर भरोसे की अभिव्यक्ति थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस व्यक्ति ने किसी ऐसी नस को छू लिया था जो उसे आंतरिक रहस्य के माध्यम से सफलता की ओर ले गई, पर वो इस बात से अनजान था, जिस वजह से उसने सारा श्रेय खुद को और खुद के गुणों को दिया।
मुझे याद है कि मैं इस विचार से इतना प्रभावित था कि जब करीबन 1 साल बाद बिग शो हमारे शहर में आया तो मैं मास्टर बार्नम से उनकी होटल में मिला और उन्हें इस बारे में पूछा। उन्होंने ऐसे किसी कुछ के बारे में तो अस्वीकृति व्यक्त की, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता होता तो कुछ हो जरूर सकता है। उन्होंने मुझसे कहा, मेहनत करो, पैसे बचाओ और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो। जब मैंने वहां से निकलते वक्त मुड़कर देखा तो मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा और उनकी आंखों में एक उदासी देखी। ये आदमी जितना बताने के लिए तैयार है उससे ज्यादा जानता है। मैंने सैम्यूल्स स्माइल्स की सेल्फ हेल्प और उस तरह की अन्य किताबें पढ़ी। इन सभी किताबों में किफायत, काम, अर्थव्यवस्था के बारे में उत्कृष्ट उपदेश दिए गए थे और सफल व्यक्तियों के जीवन से विश्वासप्रद उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे। ये सभी सुझाव अच्छे थे। इनमें से कुछ सुझाव भविष्य में मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुए, पर मेरा लुप्त आंतरिक रहस्य इनसे मुझे नहीं मिला। बाद में मैंने महान राजनेताओं, क्षत्रियों और व्यापारी राजकुमारों के जीवन की घटनाओं के बारे में पढ़ा और उपयोगी जानकारी प्राप्त की, पर उनमें भी कहीं आंतरिक रहस्य का उल्लेख नहीं था। मैंने जो कुछ भी पढ़ा उससे ये पाया कि कुछ आदत और गुण सफलता को जन्म देते हैं। आत्मविश्वास इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, पर यह बात दृढ़ता से मेरे मन में घर कर चुकी थी कि सफल व्यक्तियों में निश्चित ही कुछ ऐसा था जो अगर किसी और व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया तो वो भी सफल बन सकता है। इस समय तक मेरी उम्र 20 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी और मैं एक कर्मचारी के रूप में व्यावसायिक सफलता की सीढ़ी अच्छी तरह से चढ़ रहा था। आंतरिक रहस्य की मेरी खोज अभी भी पूरी तीव्रता से जारी थी। उम्र दराज पुरुषों, खासकर मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सफलता के नियमों से संबंधित सलाहों के बावजूद मैं आंतरिक रहस्य के बारे में अपने विश्वास पर अड़ा रहा। हालांकि मेरे तर्क ने कई बार ऐसा करने के लिए मेरी निंदा की। मेरा विचार था कि साधारण नियम सफलता प्राप्त करने में उपयोगी सहायक अवश्य सिद्ध हुए, पर वो अंतिम परिणाम का कारण नहीं थे। और मैंने एक पल के लिए भी इस बात को नहीं माना कि ये सब भाग्य का खेल है, जैसा कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के मेरे सहयोगियों का मानना था। मैं अभी भी विश्वास करता था कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में वो कुछ होता है और उसका आंतरिक रहस्य जानने की मेरे अंदर तीव्र इच्छा थी। बढ़ती उम्र के साथ मैं तुलनात्मक रूप से सफल पुरुषों के संपर्क में आने लगा और मैंने बड़े ही चातुर्य से उनसे इस बारे में बात की। इनमें से कईयों ने पहले तो इस विचार को नकार दिया, पर बाद में कुछ दुर्लभ निजी क्षणों में झिझकते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि उनमें या उनके बाहर या उनके ऊपर कुछ ऐसा जरूर था जो सफल होने में उनकी सहायता करता था, जो उनके पूर्व विचारों और मान्यताओं के बावजूद उन्हें अक्सर प्रेरित और मार्गदर्शित करता था। ये मेरे लिए एक नया विचार था, या यूं कह सकते हैं कि ये मेरे पुराने विचार का नया रूप था। मैंने निश्चय किया कि मैं इस बारे में और खोज करूंगा। जैसे जैसे मेरी उम्र और बढ़ती चली गई और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आने लगा, मैंने जाना कि इन सभी के गुप्त हृदय में कुछ शांत, अनिश्चितकालीन पर बहुत ही मजबूत अनुभूति थी कि उनके बाहर कुछ था जो उनके पक्ष में था और जो हमेशा उनकी तरफ से शांति से काम करता था। वो कुछ जो हमेशा सोचते रहता था, ताकत और अमोघ संसाधन का झरना था। यही मौलिक विचार के रूप में प्रतीत होता था, विचारों या अनुभव का सार। पर करीबन इन सभी व्यक्तियों की इस आवश्यक तथ्य के बारे में अपनी व्याख्या थी, जिनकी मजबूत धार्मिक मान्यताएं थी। उनका विश्वास था कि भगवान मेरे तरफ है, उन्होंने हमेशा मेरे लिए अच्छा किया है और उन्होंने हमेशा मेरी विनती सुनी है। और कुछ लोग अच्छे भाग्य या किस्मत के सितारे पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग अस्पष्ट रूप से ऊपरी शक्ति या दूसरे किनारे के जीवों के बारे में बात करते थे जो उनकी तरफ से काम करते थे। कुछ लोगों को इस मामले में घोर अंधविश्वास था। ये अविश्वसनीय अंधविश्वास प्रतीत होते थे। जो व्यक्ति इन्हें रखते थे उनके ओहदे को देखते हुए, पर इन सभी का ये मानना था कि वास्तव में उनके ऊपर कुछ तो था जिस पर उनके खुद के अनुभव की वजह से वो भरोसा करने लगे थे। आप सुन रहे हैं द इनर सीक्रेट, अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इन सर्च ऑफ समथिंग विद इन, और मैं हूं आपके साथ आरजे गौरव। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। किंतु इन मामलों के बारे में कुछ बातें मेरे मन में छप गई थी, जैसे कि एक व्यक्ति ऊपरी शक्ति पर जितना ज्यादा विश्वास रखता है
वो उतना ही ज्यादा उस शक्ति को अपनी सफलता का श्रेय देता है। इस बात से बहुत कम फर्क पड़ता था कि एक व्यक्ति किसी परोपकारी ऊपरी शक्ति को मानता था, चाहे वो विधि का विधान हो, भाग्य हो या एक जादुई आकर्षण हो। अगर उसका विश्वास दृढ़ हो तो वो शक्ति काम करती थी। और 3, जितनी श्रद्धा और विश्वास वो व्यक्ति उसी ऊपरी शक्ति पर रखता था, उतना ही उसका खुद पर विश्वास बढ़ता था। जब उस व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि वह और वो कुछ एक साझेदारी में है, कुछ एक निष्क्रिय साझेदार और व्यक्ति एक सक्रिय साझेदार के रूप में, तो उनकी साझेदारी बहुत ताकतवर बन जाती है और वो व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भर जाता है। ये सभी भगवान मेरी तरफ है इस पुरानी सोच का रूपांतरण थे। इस तथ्य के बावजूद कि इस कुछ पर दृढ़ विश्वास रखने वाले कई लोगों की धारणा में सहायक सुप्रीम बीइंग यानी सर्वोच्च ईश्वर का विचार अनुपस्थित था। मुझे कभी कभी ये विचार आता था कि अगर इनमें से कोई व्यक्ति उस कुछ को एक पुराने पीतल के दरवाजे की घुंडी मानता हो और उस पर उसी तरह विश्वास करता हो जिस तरह और लोग विधि पर या भाग्य पर या मेरे भाग्यशाली सितारे पर करते हैं, तो वो दरवाजे की घुंडी भी उनके लिए काम कर जाएगी। संक्षेप में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो कुछ अज्ञात था या शायद अबूझ था, और जिन चीजों, आदर्शों या शब्दों का नियोजन लोग उसे वर्णित करने में करते थे और उन्हें ही उस कुछ के रूप में मानते थे, वो असल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे उस उत्कृष्ट वास्तविकता के साथ, जिनके द्वारा व्यक्ति और उस कुछ के बीच एक तरह का संपर्क स्थापित होता था। पर इस विषय के बारे में मेरी सभी अटकलों और सिद्धांतों के बावजूद मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये कुछ व्यक्ति के भीतर ही मिल सकता है, ना कि उसके ऊपर या उसके इर्द गिर्द। ये प्रतीत होता है कि मुझमें मानसिक या आध्यात्मिक ब्लाइंड स्पॉट था, जिस वजह से मैं इस अंदर के कुछ को देख नहीं पाया, जो कि सत्य और शक्ति का तत्काल स्रोत है। मुझे पता नहीं कि मैंने इस जरूरी बात को कैसे नजरअंदाज कर दिया। ने इसे नजरअंदाज जरूर किया था। मैं उस आदमी की तरह था जिसने कई साल पूरी दुनिया में व्यर्थ में एक विशेष गुप्त धन को खोजा, पर उसे अपने ही घर के आसपास के बगीचे में पाया जब वो वृद्धावस्था में वहां लौटा। या मैं उस तबाह जहाज के लोगों के जैसा था जो अनजाने में समुद्र में बहने वाले एक महान नदी के प्रवाह में आ गए थे, पर वो प्यास की वजह से मारे गए, जबकि उन्हें सिर्फ अपने नाव के पैलस उसके बाजू में डालने थे और उन्हें मीठा पानी मिल जाता। इसलिए मैंने हर तरफ से और हर स्रोत से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि उस गुप्त कुछ के बारे में, जिसमें सफलता और निजी शक्ति का आंतरिक रहस्य था। मैंने कई नई मेटाफिजिकल कल्ट्स में भी खोजा जो उन शुरुआती दिनों में भी जोर पकड़ रहे थे, लेकिन मैंने उनमें उस सिद्धांत का कमोबेश शानदार और काल्पनिक अनुप्रयोग पाया जिसके बारे में मैंने बात की है। उन्होंने परिणाम जरूर प्राप्त किए। उन सभी ने उनके परस्पर विरोधी हठ धर्मिता और सिद्धांतों के बावजूद उन सभी ने दावा किया कि उनके पास आंतरिक रहस्य था और उनके पास वो एकमात्र सत्य था। फिर भी सभी ने लगभग एक ही मात्रा में परिणाम प्राप्त किए। मुझे उल्लेखित दूसरे मामलों की तरह यहाँ भी ये प्रतीत हुआ कि ये लोग प्रतीकों को नियोजित करके कुछ के साथ संपर्क बनाने में कामयाब हुए। वो बस अलग तरह के पीतल के दरवाजे की घुंडी का उपयोग कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। मैं इनमें से कुछ लोगों के तरीकों और मान्यताओं का उपयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता था, वैसे ही जैसे मैं उन सफल बिजनेसमैन या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के तरीकों और मान्यताओं द्वारा कर सकता था जिनके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया है। पर मेरे लिए सिर्फ ये पीतल की घुंडी काफी नहीं थी। मैं सत्य के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण सत्य चाहिए था, और उससे कम पर मैं संतुष्ट नहीं होता। मैं अड़ियल और ढीठ था, पर मैं किसी और तरह से कार्य करने में असमर्थ था, और इसलिए मैंने उस कुछ के लिए, आंतरिक रहस्य के लिए अपनी खोज जारी रखी। नए मेटाफिजिकल स्कूल्स और एक जस सिद्धांतों पर आधारित क्वासी रिलीजन्स या सूडो रिलीजन से मैं बहुसंख्या तथा कथित ओकल्ट और मिस्टिक कल्ट्स की तरफ आगे बढ़ा, जो उस समय में काफी संख्या में पाए जाते थे। मैंने पाया कि अधिकांश भाग के लिए प्राचीन भारत या प्राचीन ग्रीस के दर्शनों के केवल पुनरावलोकन थे, जो अक्सर अपने संस्थापकों या शिक्षकों की अज्ञानता के कारण विकृत होते थे। सतही आवरणों को हटाकर मैंने उनमें भी मौखिक या औपचारिक प्रतीकों के माध्यम से
उस कुछ के साथ संपर्क करने का प्रयास पाया। ये सिर्फ पीतल की घुंडी के कुछ नए प्रकार हैं। मैंने सोचा, मैं इनमें से कुछ स्कूल्स या कल्ट्स के तरीकों को नियोजित करके लाभ प्राप्त कर सकता था, क्योंकि जैसा मेरे एक व्यापारी मित्र ने कहा था, बेशक उन्होंने कुछ प्राप्त किया है, हालांकि ऐसा हो सकता था, पर मुझे ये लगा कि उनमें से मुख्य लोगों को भी वो कुछ क्या था इस बात का पता नहीं था। इन्हें जो परिणाम मिले थे उस पर एक दर्शन या एक संगठन बनाने की कोशिशों में वो उस कुछ का सार खो देते थे। मैं इससे संतुष्ट नहीं था। मुझे उस मूल स्रोत तक पहुंचना था। मैंने प्रमुख दर्शनों का अध्ययन शुरू किया, जो नए और पुराने, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल थे। यहाँ मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने लायक बहुत कुछ पाया, और मैं ये भी जानने योग्य हो गया कि मैं नहीं जानता हूँ और क्या नहीं जानता हूँ, और दार्शनिक त्रुटि और भ्रांति को कैसे खोजा जाए। पर इसके अलावा कोई सहज बोध जागृत नहीं हुआ और कोई आंतरिक अनुभव नहीं जगा। सब कुछ बुद्धिमत्ता के सतह पर था। मैं अपने कुछ को खोजने में नाकामयाब रहा, जिसके बारे में एक प्राचीन ऋषि ने कहा था, जब उसे जान जाओगे सब कुछ जान जाओगे। लेकिन मैं और भी आश्वस्त हो गया कि ऐसा कुछ अस्तित्व में था, और वो उस व्यक्ति को मिल सकता है जो जानता हो कि उसे कैसे और कहाँ ढूंढना है। मुझे महसूस होता था कि उसके द्वार खुल सकते हैं यदि कोई सही तरह से खटखटाए। मैंने हर जगह ढूंढा, पर मेरे अंदर नहीं ढूंढा। मैं वो जादुई खटखटाना नहीं जानता था। तथापि उस दौरान, जैसा कि मैं अब देख सकता हूँ, मैं खुद को सत्य के लिए तैयार कर रहा था। उस समय के लिए जब वो मेरे सामने प्रकट होगा। इस पूरे समय काल में मैं उस पथ पर चल रहा था जो मुझे सत्य की ओर ले जा रहा था। मुझे अपनी यात्रा के किसी भी घटना, चरण या अनुभव के बारे में पछतावा नहीं है। जैसे जैसे वर्ष बीत रहे थे और मैं अपनी खोज जारी रख रहा था, मैं अपने भौतिक और सांसारिक कार्यों की उपेक्षा नहीं कर रहा था। मैं अपने पेशे में एक बुद्धिमान और मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता था। मैंने सांसारिक ज्ञान के सभी मान्य और परीक्षित नियमों को लागू किया। सफलता के वो सारे नियम जिनकी जगत के व्यावहारिक पुरुषों ने घोषणा की थी। मुझे सामान्य मापदंड के हिसाब से काफी हद तक सफलता मिली थी। मेरे अपने उतार चढ़ाव थे, और मैं प्रसन्नता के साथ कहना चाहूंगा कि हर उतार के बाद एक चढ़ाव आता था। संक्षेप में, मैं लगभग 40 साल का एक औसत रूप से सफल महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। पर मेरा मन ये बात जानता था कि मैं असफल हो गया था, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक औसत रूप से सफल व्यक्ति था। मेरे जैसे हजारों थे, जिनमें से कुछ मुझसे बेहतर थे और कुछ मुझसे कम थे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो मेरे अंदर के संभावित शक्तियों के काबिल था। मैं अभी भी भीड़ का हिस्सा था। मैं उससे ज्यादा दूर नहीं हो पाया था, 1 या 2 कदम से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। मेरे युवा काल के सपने अभी तक पूरे नहीं हुए थे। मेरी गुप्त महत्वाकांक्षाएं अभी तक एक आशा से ज्यादा कुछ बन नहीं पाई थी, जबकि मुझे उचित सफलता के योग्य उदाहरण के रूप में बताया जाता था। और यद्यपि मुझे उच्च लोगों द्वारा पसंद किया जाता था, फिर भी मैं अपने हृदय की गहराइयों में जानता था कि मैं वास्तव में कोई भी सार्थक कार्य नहीं कर पाया था, कि मेरे मानक के अनुसार मैं असफल था। सबसे बुरी बात यह थी कि मैं उस कुछ को ढूंढ नहीं पाया था जो व्यक्तियों के ऊपर या इर्द गिर्द रहता है और उनकी सफलता के प्रेरणा के रूप में काम करता है। मैं आंतरिक रहस्य के अपनी खोज में असफल रहा। इस दौरान मेरे 40 साल की उम्र तक पहुंचने से कुछ समय पहले एक प्रलय ने मुझे घेर लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं एक दुर्भावनापूर्ण नियति का शिकार हो गया था, और मैं व्यंगात्मक अलौकिक शक्तियों की दया पर था। भौतिक दुनिया में मुझे जो भी प्रिय था, वो सब मुझसे हिमस्खलन जैसी घटनाओं की एक श्रृंखला की वजह से छिन गया था। स्पष्ट रूप से मेरे नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी, जो जब मेरे हितों के क्षेत्र में पहुंची तो एक बवंडर की शक्ति और विनाशकारी गति प्राप्त कर चुकी थी। ये सब असंभव घटनाओं की तरह लग रहा था। सभी परिस्थितियां मेरे विनाश के लिए साजिश करते हुए प्रतीत हो रही थी। मेरे व्यापार की संभावनाएं बर्बाद हो गई। मेरे निवेश का सफाया हो गया। मेरी सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। मेरा व्यवसाय दूसरे हाथों में चला गया, काफी निराधार और अन्यायपूर्ण आरोपों के कारण, जो कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य की लगभग शैतानी श्रृंखला द्वारा समर्थित प्रतीत होता है। मेरा अच्छा नाम लगभग खो गया था।
और मेरे व्यवसाय और सामाजिक सहयोगियों का सम्मान गंभीर रूप से खतरे में पड़ गया था। मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया था। मेरे बच्चों को लगा कि मैंने उनका अपमान किया है। मेरे जीवन साथी ने उन लोगों की बदनामी भरी जुबान पर विश्वास किया जो मेरे खिलाफ थे, और मुझे मेरे पतन से जुड़ी बदसूरत उपस्थिति और परिस्थितियों के बारे में समझाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए एक कानूनी अलगाव पर जोर दिया, जिसे बाद में स्थायी कर दिया गया। पर मैं अपने ऊपर लगाए गए अपराधों के विषय में एक बालक के समान निर्दोष था। लेकिन समय ने मुझे जनता की नजरों में और कानून की अदालतों में पूरी तरह से सही साबित कर दिया है। देवताओं के न्याय ने मेरे दुश्मनों और अन्यायी आरोपी वालों को धूल चटा दी है। लेकिन उस समय मेरा पूरी तरह बर्बाद होना तय लग रहा था। तनाव के कारण मेरा स्वास्थ्य टूट गया और मैं कुछ समय के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और मैं कुछ समय के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अंततः मुझे सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में और भविष्य के लिए सबसे अनाकर्षक संभावनाओं के साथ एक दूर के शहर में एक मामूली मुआवजे पर रोजगार की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे पूर्व मित्रों और सहयोगियों की नजर में मैं नीचे और बाहर था। उस समय और वर्तमान के बीच 30 वर्षों की अवधि को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि मैं तब हेनले के इनविक्टिस की पंक्तियों में व्यक्त की गई स्थिति का एक जीवंत उदाहरण था। निश्चय ही मुझ पर कई आरोप थे और मैं उस रात से ढका हुआ था जो पोल से डंडे तक गड्ढे के समान काली थी। वास्तव में मैं परिस्थितियों के गिरे हुए चंगुल में था और मेरा सिर मौके की कई चोटों तले खून से लथपथ था। फिर भी सबसे अंधेरी घड़ी में मैंने अपने भीतर महसूस किया कि कोई रास्ता है और मुझे उसे खोजना चाहिए। परिस्थितियों को देखते हुए ये अजीब लग सकता है, पर मुझे और भी मजबूत विश्वास होने लगा कि वास्तव में सफलता और व्यक्तिगत शक्ति का एक आंतरिक रहस्य था और मुझे उसे खोजना चाहिए। वास्तव में ये विश्वास ही था जिसने मुझे बोझ सहन करने और अपनी आत्मा को जीवित रखने में सक्षम बनाया। इसके बिना मैं निसंदेह और गहरे कीचड़ में डूब जाता और कभी भी उससे उठ नहीं पाता। मैं अभी तक अपराजय आत्मा का स्वामी नहीं था। अभी तक मेरे भाग्य का स्वामी मेरी आत्मा का कप्तान नहीं था। निश्चित रूप से कम होश पूर्वक तो नहीं, फिर भी मेरी प्रकृति की सतह पर जमे हुए मलबे के नीचे भीतर उस कुछ की चिंगारी अभी भी चमक रही थी, और जब समझ की हवा को इसमें प्रवेश करने की अनुमति दी जाती तो ये अभिव्यक्ति की एक ज्वाला में फूटने के लिए तैयार थी। मैं अब ये जानता हूँ, लेकिन उस समय मैंने इसे केवल अंतर्ज्ञान की एक धुंधली चमक में महसूस किया था। अपनी कहानी के इस असहनीय चरण को छोड़ने से पहले मैं सकारात्मक रूप से कहना चाहता हूँ कि उस अनुभव के दर्द और यातना के बावजूद, मेरे अपमान और मेरे द्वारा मांगी गई और भुगतान की गई जबरदस्त कीमत के बावजूद, मुझे अब इसकी एक भी घटना का पछतावा नहीं है। मैं अपने अनुभवों से पाए गए चीजों के लिए इसे चुकाई गई अच्छी कीमत के रूप में देखता हूँ। हालांकि इसने मुझे मौत की छाया की घाटी से चलने के लिए प्रेरित किया, फिर भी ये मुझे उस दर्रे से सुरक्षित रूप से ले आया जो उस घाटी से पहाड़ों के दूसरी तरफ स्थित अद्भुत क्षेत्र में ले जाता है, जिसमें संदेह और भय की घाटी शामिल है। मुझे भुगतान करना पड़ा और मैंने पूरा भुगतान किया, लेकिन मुझे 1000 गुना मिला भी, और जो मैंने खोया उसकी तुलना में जो मैंने पाया वो बहुत ज्यादा है। सत्य की अपनी वर्तमान चेतना को खोने और अज्ञान की अपनी पुरानी स्थिति में लौटने की बजाय मैं इस कीमत को केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार चुकाऊंगा। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मैंने वो सब कुछ खो दिया है जो जीवन को जीने लायक बनाता है। फिर भी उसे खोकर मैंने वो सब पाया जो वास्तविक जीवन का निर्माण करता है, जिसके प्रकाश में वो सब कुछ जो खो गया है बहुत ही कमजोर प्रतीत होता है। हर कोई जो दैट समथिंग विद इन द इनर सीक्रेट की खोज करता है, उसे इस कीमत का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाता है। कई वास्तव में इस परीक्षा से पूरी तरह बच निकलते हैं, जबकि अन्य इसे केवल एक मामूली डिग्री में अनुभव करते हैं। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए, जो अपने इतने निकट स्थित सत्य को अनदेखा करते हैं और जो स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के अच्छे से बचने के लिए दृढ़ है, ऐसा लगता है कि बलों के अंतर संबंध की आवश्यकता है जो पहले नष्ट कर देते हैं ताकि अन्य ताकतें खाली जगह पर निर्माण कर सकते हैं। अनदेखी हाथ के अंतःक्षेपण से जो अक्सर व्यक्ति को कठोरता से उठाता है और उसे उसके पुराने वातावरण और स्थिति से हटा देता है,
उसके रोने और विरोध के बावजूद फिर बाद में उसे धीरे से लेकिन मजबूती से एक नए पर्यावरण और स्थिति में रखता है जो उसके दिल की इच्छा के लगभग अनुरूप हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वो समथिंग विद इन स्वतंत्र और सक्रिय होने के लिए दृढ़ संकल्पित, कभी कभी परिस्थितियों के आवरण और सीमित क्रिसलिस को नष्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है ताकि जीव धूप में स्नान कर सके और स्वतंत्रता की हवा में सांस ले सके। या शायद ये आध्यात्मिक जन्म का लेबर पेन है जो इतना दर्दनाक होने के बावजूद बाद के अनुभव के आनंद में आसानी से भुला दिया जाता है। कोई भी वजह हो, अंतिम कारण या स्पष्टीकरण जो भी हो, कभी कभी आई के लिए नरक में उतरना आवश्यक लगता है ताकि वो अपने अस्तित्व और अभिव्यक्ति के स्वर्ग में चढ़ सके। पिछले पन्नों में जो बताया गया है वो मेरी कहानी की प्रस्तावना मात्र है। कहानी वास्तव में उस उल्लेखनीय व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात के वृतांत से शुरू होती है जिसे मैंने पहले थोड़े हल्के ढंग से लेकिन फिर भी थोड़े अनुराग से रहस्यमय अजनबी के रूप में सोचा था। यह अद्भुत व्यक्ति मेरे जीवन में संयोग से आया ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन अब मुझे पता है कि मैंने उसे अपनी ओर आकर्षित किया था और ये कि मैं प्रकृति के उस अजीब और संभावित नियम के संचालन से उसकी ओर आकर्षित हुआ था जिसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। औसत व्यक्ति को कितना कम एहसास होता है कि ये अद्भुत नियम लगातार उसके संबंध में प्रकट हो रहा है। वो समय समय पर देखता है कि चीजें अजीब तरीके से घटित होती है, उल्लेखनीय परिणाम लाती है, लेकिन वो आमतौर पर सोचता है कि ये संभावना का संचालन है। कभी ये महसूस नहीं करता कि ये एक निश्चित नियम का तार्किक परिणाम है। ये नियम जो अपरिवर्तनीय और अपरिहार्य क्रिया के नियम के साथ आगे बढ़ता है, अपनी प्रकृति के अनुसार परिणाम लाता है। परिणाम गणितीय और तार्किक रूप से सटीक होता है। संभावना सख्त तार्किक विचार के आलोक में अज्ञात कारणों का संचालन मानी जाती है और शायद ज्ञान से परे होती है, फिर भी वास्तव में और निश्चित रूप से मौजूद और कार्यकारी होती है। मैं एक दूर के शहर पहुंच चुका था जहां अनजान और अजनबी मैं जीवन को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास कर रहा था। मैं व्यापार की दुनिया में पैर जमाने की उम्मीद कर रहा था जिसके माध्यम से मैं कड़ी मेहनत और बुद्धिमान प्रयास से अंत में फिर से सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकता था। पर मेरी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों के कारण मेरे खराब स्वास्थ्य की स्थिति ने मुझे बुरी तरह से लाचार कर दिया था। मेरे द्वारा परामर्श किए गए चिकित्सकों ने भी मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्होंने मुझे अधिक काम करने के खिलाफ चेतावनी दी और शायद वो ये सोचते थे कि मैं फिर से फुर्ती और कुशलता से काम करने के काबिल नहीं बन पाऊंगा। मैं एक अधीनस्थ पद भर रहा था, अपने काम के लिए एक मामूली वेतन प्राप्त कर रहा था और मेरी उन्नति के अवसर बहुत कम थे। व्यवसाय की दुनिया में मेरी पिछली स्थिति की स्मृति ने मेरे गले में एक बोझ के रूप में काम किया, न कि एक उत्साहजनक कारक के रूप में। अक्सर मैं जल्दबाजी में कार्रवाई करने के लिए ललचाता था जिससे ये सब समाप्त हो जाता, क्योंकि कई बार लड़ाई लगभग निराशाजनक लगती थी। हालात मेरे खिलाफ थे। उस समय को याद करते हुए मुझे अब कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैंने ये प्रयास कैसे और क्यों किया। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भीतर के उस कुछ की छोटी सी चिंगारी तब भी तेज चमक रही होगी, हालांकि बाहरी मलबे से छिपी हुई थी, और उसकी किरणें बोझिल संचय के पार जाकर मुझे विश्वास और आशा की कम से कम एक चमक के साथ प्रेरित करती थी। मुझे तब भी सत्य का अचेतन या अवचेतन अंतर्ज्ञान रहा होगा। जब एक बार ये स्वयं अपनी शक्तियों और अपनी नियति के बारे में अति चेतन जागरूकता में प्रज्वलित हो जाती है, तो आत्मा की इस छोटी सी चिंगारी को मलबे से दबाना या निराशा के पानी से बुझाना कठिन होता है। मैं एक साधारण बोर्डिंग हाउस में एक छोटे से कोर्ट रूम में रह रहा था जिसने पारिवारिक होटल की उपाधि धारण करके अपनी गरिमा बनाए रखी थी। यहाँ कई बड़े एक वक्त के फैशनेबल आवासीय घर शामिल थे जिन्हें कई घरों के बीच दरवाजों को बनाकर एक कर दिया गया था। पड़ोस हालांकि अभी भी सम्मानजनक था, पर उनकी स्थिति उतनी खास नहीं थी। वहां रहने वाले फैशनेबल लोग बहुत पहले ही दूर जाकर बस गए थे। होटल का पूरा वातावरण ही हैज बीन जैसा था, यहाँ तक कि इसके बड़े और थोड़े शानदार स्वीट्स में रहने वाले लोग भी एक समय में बेहतर चीजों के अभ्यस्त थे। मैं यहाँ कुछ महीनों से रह रहा था जब मैंने पहली बार उस रहस्यमयी अजनबी का उल्लेख सुना जिसके बारे में मैंने पहले बताया है। एक शाम मैं तहखाने में धूम्रपान कक्ष
और पुरुषों के विश्राम स्थल में बैठा था, जो उस स्थान की सबसे लोकप्रिय विशेषताओं में से एक था और जो वास्तव में काफी आरामदायक था। मैंने यहाँ के एक पुराने मेहमान को दूसरे से कहते सुना, मैंने सुना है कि कर्नल फोर्ब्स वॉशिंगटन से वापस आ रहे हैं। दूसरे ने उत्तर दिया, क्या ऐसा है? मेरी धारणा में कर्नल अजीब है। अगर मेरा अनुमान सही है तो उस आदमी का एक दिलचस्प अतीत है। पहला मेहमान फिर से शामिल हुआ, हाँ, मुझे लगता है कि तुम सही हो। वो अजीब है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वास्तव में वो मैंने अब तक देखे हुए सबसे उत्सुक पर्यवेक्षकों और सबसे व्यावहारिक विचारकों में से एक है। फिर भी कभी कभी वो एक बेकार सपने देखने वाला लगता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो अपने समय में कोई महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन भारत की तेज धूप और जलवायु ने उसे छुआ होगा और कुछ मामलों में थोड़ा अलग बना दिया होगा। हाँ, दूसरे ने कहा, लेकिन एक बार जब घर का एक साथी किसी लेखक पर छींटाकशी कर रहा था जिसे वो एक फकीर कहता था, तो कर्नल ने काफी बल और गंभीरता से कहा, एक व्यावहारिक फकीर एक ऐसा आदमी है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। वो एक सपने देखने वाला है जिसने अपने सपने को साकार करने का तरीका खोज लिया है और जो अपने आदर्शों को साकार करने में सक्षम है। तब से मैंने कभी कभी सोचा है कि कर्नल खुद एक व्यावहारिक फकीर है। हालांकि मुझे निश्चित रूप से पता नहीं कि ये क्या है, पर यकीनन ही वो मूर्ख नहीं है और मुझे ये सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि वो अपने समय में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था और अगर उसका मन हो तो वो कुछ दिलचस्प किस्से बता सकता है। लेकिन हम उसे अपने बारे में या अपने अतीत के बारे में या अपने आज के बारे में भी बात कराने में सक्षम नहीं रहे हैं। हाँ, पहले वक्ता ने कहा, जब अपने बारे में बात करने का समय आता है तो वो एक जड़ बन जाता है। हालांकि वो बाकी चीजों के बारे में खुल के बात करता है, फिर भी वो एक अंग्रेज है और उस प्रकार के अंग्रेज अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करते। इसके अलावा वो कई वर्षों तक भारत में रहा है। मैं समझता हूँ ये अक्सर पुरुषों को मितभाषी बनाता है, कम से कम ऐसा मैंने सुना है। मैंने एक महिला को एक बार ये कहते सुना कि कर्नल ने उसे मैरियन क्रॉफर्ड के मिस्टर आइजैक की याद दिला दी। उसे सुनने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि उसके विचार उसी दिशा में चल रहे थे, केवल उसके दिमाग में कर्नल किपलिंग की कहानी किम के लुर्गन साहिब जैसा था। मैंने दोनों कहानियां नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छा लेखक जो कर्नल से उनके पिछले जीवन के कुछ तथ्यों को जान सकता है, वो उनका उपयोग करके एक रोमांचक कहानी बना सकता है। क्या ये उपन्यास के लिए एक अच्छा शीर्षक नहीं होगा? कर्नल फॉर्ब्स ऑफ शिमला। और दोनों इस सुझाव पर हंस पड़े। इस चर्चा में मैंने जो सुना उसमें मेरी दिलचस्पी थी। मैंने उन दो आदमियों से और बाद में घर के अन्य लोगों से इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की, जो बातचीत का इतना दिलचस्प विषय साबित हुआ था। उनसे मुझे पता चला कि कर्नल फॉर्ब्स एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सेना अधिकारी थे, जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक सेवा की थी। वे अपनी सेवा के आखिरी वर्षों के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद शिमला में रह रहे थे। वो अब कुछ अज्ञात प्रकृति के निजी व्यवसाय के मामलों के लिए अमेरिका का दौरा कर रहे थे और जल्द ही पहले इंग्लैंड और बाद में शिमला लौटने का इरादा रखते थे। उन्हें शांत रुचि का एक बहुत ही सुसंस्कृत परिष्कृत व्यक्ति कहा जाता था और माना जाता था कि अर्थव्यवस्था के सामान्य कारणों या सीमित साधनों के बजाय अधिक दिखावे के घरों के लिए उनकी अरुचि के कारण इस होटल को अपने प्रवास के स्थान के रूप में उन्होंने चुना था। जिन लोगों से मैंने परामर्श किया वे सभी उन्हें पसंद करते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन उन सभी को वो कुछ अलग, अजीब और थोड़े विचित्र लगते थे। हालांकि जैसे कि पुराने अतिथि ने उल्लेख किया था, वे मूर्ख बिल्कुल नहीं थे। सभी इस बात से भी सहमत थे कि वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप उनसे उस बारे में बात नहीं करवा सकते। जाहिर है कि वो एक बहुत ही रोचक व्यक्तित्व है, मैंने सोचा। लगभग 10 दिन बाद कर्नल फॉर्ब्स को मैंने पहली बार देखा। मैं धूम्रपान कक्ष में अन्य लोगों के साथ बैठा था। तभी दरवाजा खुला और कर्नल ने प्रवेश किया। मैं पहले से ही जागरूक था कि मैं एक उल्लेखनीय व्यक्ति की उपस्थिति में हूँ और मुझे स्पष्ट रूप से पता था कि उनके पास वो अचूक, हालांकि अपरिभाषित विशेषता थी जिसे व्यक्तिगत वातावरण के रूप में जाना जाता है। अर्थात जब वो एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो मौजूद हैं। इसके अलावा उस स्थान के सामान्य मानसिक वातावरण में परिवर्तन महसूस होता है।
मैंने देखा है कि धूम्रपान कक्ष में उनके प्रवेश के बाद बातचीत का स्वर बेहतर के लिए बदल गया और मानसिक वातावरण स्पष्ट और स्वच्छ हो गया। ये उनकी ओर से किसी भी स्पष्ट प्रयास के बिना और किसी की तरफ से उनको खुश करने के बिना किसी सचेत इच्छा के हुआ। उन्होंने कमरे के कंपन बदले थे, बस इतना था। इससे ये ना समझे कि कर्नल एक प्रिग या एक प्यूरिटन थे। उन पर इन शब्दों को लागू करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक परिष्कृत, सुसंस्कृत, संपूर्ण दुनिया के आदमी थे। जाहिर रूप से जीवन में कुछ भी उनके लिए अछूता नहीं था और सूरज की तरह उन्होंने स्पष्ट रूप से अच्छे और बुरे को समान तरीके से देखा था। लेकिन उनके मन में एक अनिवार्य और मौलिक स्वच्छता थी। आप इसे महसूस कर सकते हैं। वो स्वतंत्र रूप से उन मामलों पर चर्चा करते थे, लेकिन वे इस दृढ़ विश्वास का सबसे सुसंगत संभव उदाहरण थे कि सत्य पथ के बीच में स्थित होता है। शाम के दौरान सबसे दिलचस्प और शिक्षाप्रद शामों में से एक जो मैंने उस समय तक बिताई थी, किसी ने मुझे कर्नल से मिलवाया। उन्होंने विनम्रता से एक गंभीर मुस्कान के साथ मेरे परिचय को स्वीकार किया, साथ ही साथ मुझे एक गहरी खोजपूर्ण नजर से भी देखा। मुझे लगा कि वो नजर मेरी आत्मा की गहराई में प्रवेश कर रही है और फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ। जैसा कि उनका ध्यान और विचार एक नजर में मुझ पर केंद्रित लगा रहा था, मुझे यकीन था कि मैंने उनकी आंखों में अपने भीतर किसी चीज की पहचान के बारे में कुछ आश्चर्यजनक भाव देखा था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो क्या हो सकता है। ये धारणा उनके साथ बनी हुई थी, क्योंकि जब वो कुछ ही समय बाद कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और विशेष जोर और अर्थ के साथ कहा, मैं जब तक यहाँ हूँ आपको और अधिक देखना चाहूंगा मिस्टर एक्स। फिर मुझसे आधा मोड़ दूर होने के बाद उन्होंने कहा, बेहतर है मुझे जल्द ही मिल लें। उनके पीछे दरवाजा बंद होने के बाद घर के एक बुजुर्ग मेहमान ने मुझसे कहा, तुमने बूढ़े लड़के पर अपनी छाप छोड़ी है। मैंने उसे पहले कभी किसी से ऐसा कुछ कहते हुए नहीं देखा। पुराने मेहमानों में से एक ने तुरंत कहा, हाँ ये सही है, उस पर तुम बहुत प्यार जताओ। वो मुझे पैसे वाला लगता है और तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकता है। इस पर सब लोग हंस पड़े, लेकिन मुझे लगा कि इसमें शब्दों से ज्यादा कुछ और हो सकता है। मुझे एक अजीब विश्वास था कि इस रहस्यमय अजनबी के पास मेरे लिए कुछ है, लेकिन ये पैसे से अधिक मूल्यवान चीज है। हालांकि उन दिनों पैसा भी मेरे मन के अहम विचारों में से एक था, क्योंकि मेरे पास बहुत कम पैसे थे और उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस रात मैंने एक अजीब सपना देखा। सपनों के तरीके से मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। हालांकि सच कहूं तो मैं ज्यादा सपने देखने वाला नहीं था और उनमें बहुत कम दिलचस्पी रखता था और निश्चित रूप से उन्हें महत्व नहीं देता था। मैं इस अंतिम तथ्य का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैं उन अप्रिय व्यक्तियों में से एक था या हूं जो हमेशा अपने सपनों में चीजें देखते हैं, अपने सपनों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और सबसे बुरी बात यह है कि उनके दोस्तों को अपने सपनों के बारे में बता के बोर करते हैं। अपने जवानी के दिनों में मैंने कभी भी ड्रीम बुक नहीं खरीदी थी और जिन्होंने ऐसा किया उनके लिए मेरे मन में कभी भी ज्यादा सम्मान नहीं था। मैं कभी उस व्यक्ति की बात भी धैर्य से नहीं सुन पाया हूँ जो ये बताना चाहता है कि उसने कल रात कितना अजीब सपना देखा था या उसका एक सपना कैसे सच हुआ या उस तरह का कुछ और। मैं अब भी फ्राइड के अनुयायियों द्वारा सपनों पर अधिक जोर देने पर अधीरता महसूस करता हूँ। इसके बावजूद मैं अब आपसे उस सपने के बारे में सुनने के लिए कहने जा रहा हूँ जो मैंने उस रात रहस्यमय अजनबी शिमला के कर्नल फॉब्स से मिलने के बाद देखा था। उस रात अपने बहुत ही ज्वलंत सपने में मैं कर्नल के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहा था, एक उदास और बंजर मैदान को पार कर रहा था जो एक विलुप्त ज्वालामुखी का प्राचीन लावा जमाव प्रतीत हो रहा था। ये उजाड़ का एक क्षेत्र था। मेरी निगाहों में जीवन के कोई संकेत नहीं थे। ना तो कर्नल ने और ना ही मैंने एक शब्द बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मेरे भले के लिए कहीं ले जा रहे हैं और मैंने उन पर भरोसा किया और मुझे खुशी हुई कि वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे यात्रा पर ले जाएंगे। उनके हाथ का स्पर्श मुझे मददगार लगा, जिसने मुझे आत्मविश्वास और साहस से भर दिया। अंत में हम एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में एक स्थान पर पहुंचे। तब कर्नल ने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाते हुए कहा, अपनी परीक्षा में जाओ, निडर हो, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। तब मुझे लगा कि कोई अदृश्य मेजबान मुझे पहाड़ की चोटी पर ले जा रहा है
हवा एक अजीब शक्ति के साथ कंपन कर रही थी और मेरे चारों ओर एक गुलाबी चमक थी, जैसे कि दुनिया में आग लग गई हो। फिर वो अदृश्य यजमान मुझे पहाड़ की चोटी पर ले गया और फिर अनंत गहराई के रसातल के कगार पर कहा, अतः रसातल में उतरो। पर मेरे अंदर से सारा डर चला गया और मैं अपने दिल में खुशी और अपने होठों पर हंसी के साथ रसातल में कूद गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब एक नाटक का हिस्सा था, किसी अज्ञात गुप्त आदेश की दीक्षा का एक प्रकार का खेल। डर एक हास्यास्पद भ्रम लग रहा था जिसे मैं सदियों से अपने पीछे छोड़ गया था। जब मैं एक अनंत काल के लिए रसातल में गिर रहा था, बिना किसी डर के, पूरा दृश्य एक चुटकी में गायब हो गया। एक नया दृश्य प्रस्तुत हुआ। इस बार मुझे आग की भट्टी में डुबकी लगाने का आदेश मिला। असहनीय गर्मी के साथ आग का एक विशाल द्रव्यमान। फिर से मैंने पूरी चीज का भ्रम महसूस किया, इसकी बनावटी प्रकृति का, और मैं अपने मन में आनंद और होठों पर हंसी के साथ धधकती हुई आग के ढेर में कूद गया। जब लग रहा था कि एक और अनंत काल का समय उग्र भट्टी में बीत गया, मेरे लिए दृश्य फिर से बदल गया। मुझे अनंत महासागर के परीक्षण के अधीन किया गया था, जिसमें मुझे डुबकी लगाने का आदेश दिया गया था। अजय तलवार की परीक्षा ली गई थी, जो मुझे टुकड़ों में काटने के लिए नियत लग रही थी। लेकिन इन सभी परीक्षणों से मैं विजयी, निडर और सुरक्षित निकला। वास्तव में शुरू से अंत तक सब कुछ मुझे एक बहुत बड़ा मजाक जैसा लग रहा था, क्योंकि मैं इन सब खतरों के असत्यता के बारे में आश्वस्त था। ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि मैं इन स्पष्ट रूप से खतरनाक चीजों से श्रेष्ठ हूँ, बल्कि ये था कि वे मुझे असत्य लग रहे थे, मात्र भ्रम और एक स्वप्न राज्य जैसे। अंत में मैंने एक अलौकिक आवाज को ये शब्द बोलते हुए सुना, आपने भ्रम की खोज कर ली है। अब से आप इसके डर के बोझ से मुक्त हैं। आपको पता है कि आपका वास्तविक स्व नुकसान चोट या विनाश से परे है। उसे आग नहीं जला सकती, पानी उसे नहीं डुबा सकता, अंतरिक्ष की उस पर कोई शक्ति नहीं है। न भाला उसे छेद सकता है, न तलवार उसे काट सकती है। ये भविष्यवाणी है कि जब आप मैं को जान जाते हैं, तो दुनिया का भय भ्रम के रूप में प्रतीत होता है। आपकी सबसे बड़ी अच्छाई आपके वास्तविक स्व की खोज है। अपने सभी प्रयास उस तरफ जारी रखें। यही एक चीज है जिसके बारे में जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है, जो जब मिल जाए तो बाकी सब आपके पहुंच के भीतर है। फिर मैंने खुद को कर्नल फोर्ब्स के साथ जमीन पर वापस पाया, लेकिन इस बार मेरा मार्गदर्शन और निर्देशन करने के लिए उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। मुझे लगा कि मैं अकेला खड़ा रह सकता हूँ और घर का रास्ता खुद ढूंढ सकता हूँ। लेकिन वो मेरी ओर मुड़े और कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब तक ठीक है, आपके साथ ऐसे ही रहें। फिर सपना खत्म हो गया। मैं जाग गया और मैंने अपने होटल कोर्ट रूम में बिस्तर में खुद को सुरक्षित पाया। तब मुझे एक विचित्र तथ्य का ज्ञान हुआ। सोने और सपने में जाने से ठीक पहले मैंने घड़ी की आवाज से 2 का पहला स्ट्रोक सुना था। मुझे पता था कि 2 बजे थे, क्योंकि मैं 1 घंटे पहले जागा था, तब 1 बजे थे। अब जैसे ही मैं अपने सपने से जागा, मैंने 2 का दूसरा स्ट्रोक स्पष्ट रूप से सुना। पूरा सपना 2 के पहले और दूसरे स्ट्रोक के बीच के समय में संकुचित हो गया था। मुझे याद है कि मैंने अपने आप से कहा था, ऐसा लगता है कि उस सपने में समय और जगह मेरे लिए नष्ट हो गए थे। उसमें बस इतना ही था, सपना पूरा हुआ। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये एक सपने से कुछ ज्यादा था, लेकिन ये निश्चित रूप से एक असामान्य सपना था। मैंने सोचा और अभी भी सोचता हूँ, इसका कारण, स्वरूप या अर्थ चाहे जो भी रहा हो, इसने निश्चित रूप से मेरे लिए अच्छा काम किया है। अगली सुबह मैंने पाया कि मुझमें एक निश्चित परिवर्तन आ गया था। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पहले की तुलना में अधिक मजबूत या अधिक वास्तविक महसूस किया, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयाँ, खतरे, परीक्षण और परेशानियां पहले की तुलना में कम वास्तविक लग रहे थे। मुझे अधिक से अधिक ये महसूस होने लगा कि मेरे रास्ते में छिपे हुए ड्रैगन केवल लाठ और प्लास्टर की रचनाएं थी। मैंने पहली बार अपने दुर्भाग्य की श्रृंखला को लाठ और प्लास्टर के ड्रैगन की तरह देखने में स्वयं को सक्षम पाया। फिर मैंने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। अंत में मुझे अदृश्य मेजबान की सलाह याद आई, मेरे वास्तविक स्व को खोजने की सलाह। मैंने इस पर तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। मैंने कर्नल फोर्ब्स के उनसे मिलने के निमंत्रण को स्वीकार करने का निश्चय किया और उसी रात मैंने खुद को उनके स्वीट का दरवाजा खटखटाते हुए पाया।
जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, मुझे ये शब्द याद आए, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो और तुम पाओगे। मैंने सही दस्तक देने की ठानी, जो आमतौर पर रिबोल्ड मजाक का विषय होते हैं, लेकिन जो उन्हें लगता है कि वैज्ञानिक रुचि के तथ्य हैं। उनका दिमाग एक सर्जन या गणितज्ञ के रूप में अपने चुने हुए काम में लगा हुआ था, जहां उन्होंने जीवन के सभी चरणों का गहन ज्ञान प्रदर्शित किया। वास्तव में कई अजीब चरण, फिर भी हमेशा से जिज्ञासु अलगाव का निहितार्थ था। उनके बारे में एक अजीब अव्यक्तिक दृष्टिकोण। खैर, अपनी कहानी पर वापस जाते हुए, जब कर्नल फॉब्स ने होटल के धूम्रपान कक्ष में प्रवेश किया तो मैंने दिलचस्पी से ध्यान दिया। हालांकि मुझे लगता है कि उन्होंने औसत बुद्धि के लगभग किसी भी इंसान में दिलचस्पी जगाई होगी। रुचि और ध्यान उनसे उतनी ही आसानी से जुड़ जाते हैं जितना कि स्टील के टुकड़े खुद को चुंबक से जोड़ लेते हैं। उन्होंने ध्यान देने की कोई मांग नहीं की, क्योंकि वो बहुत ही विनम्र थे और उनमें कोई पोज या स्ट्रट नहीं था। उनकी उपस्थिति चिल्लाती नहीं थी, यहाँ मैं हूँ, कोई महत्वपूर्ण, मुझे देखो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन शांत दृढ़ स्वर में उनकी उपस्थिति कहती थी, मैं यहाँ हूँ, एक सच्चा जीव, एक व्यक्ति। उनका व्यक्तित्व विनीत था। उनकी व्यक्तिगतता ध्यान आकर्षित करने वाली और रुचि जगाने वाली थी। मुझे विश्वास है कि आप इन दो संबंधित शब्दों, व्यक्तित्व और व्यक्तिगतता के बीच का अंतर समझेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के बाहरी पहलू से संबंधित है, व्यक्तिगतता उसके आंतरिक पहलू से संबंधित है। व्यक्तित्व व्यक्ति द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं, व्यक्तिगतता वह है जो व्यक्ति के अंदर होती है। व्यक्तित्व मैं की अभिव्यक्ति है, व्यक्तिगतता मरे आंतरिक तत्व की अभिव्यक्ति है। कर्नल फॉब्स 60 साल की उम्र के लग रहे थे। उनके बाल घने, मात्रा में प्रचुर और लोहे के भूरे रंग के थे। वो लंबे, पतले, मांसल और कड़े थे, चौड़े कंधों और पूरी छाती के साथ। उनके हाथ और पैर लंबे थे, हालांकि शरीर के अनुपात में इतनी अच्छी तरह से कि उनकी लंबाई विशेष रूप से ध्यान देने योग्य नहीं थी। उनकी त्वचा मूल रूप से गोरी थी, लेकिन अब एक गर्म देश के सूरज के संपर्क में रहने के कारण गहरे भूरे रंग की हो गई थी। उनका माथा ऊंचा और चौड़ा था, उनकी ठुड्डी दृढ़ और चौड़ी थी, फिर भी आक्रामक रूप से नहीं। उनका मुंह स्पष्ट रूप से दृढ़ था, हालांकि आंशिक रूप से मूंछों से छुपा हुआ था। वो अच्छी तरह से तैयार थे, इतनी अच्छी तरह से कि वास्तव में कोई पहली नजर में इसके बारे में सोचता ही नहीं था। उनके कपड़ों के रंग, कट या बनावट में कोई त्रुटि नहीं थी। मुझे अब याद है कि मेरी रुचि और ध्यान विशेष रूप से उनकी सामान्य उपस्थिति की दो विशेष मुखाकृतियों से आकर्षित हुए थे। उनकी शक्तिशाली रूप से भेदने वाली आंखें और कमरे में प्रवेश करते ही उनकी कुछ हद तक निश्चित रूप से अस्पष्ट मुस्कान। अब उनके बारे में सोचते वक्त मेरी स्मृति मेरे लिए उन आंखों की और उस मुस्कान की तस्वीर लाती है, क्योंकि बाद में मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानने लगा और हर वक्त उनमें एक नई रुचि देखने लगा। यहाँ तक कि उनकी यादगार जीवंत आवाज से भी ज्यादा मेरी याददाश्त में उनकी अद्भुत आंखें और अजीब मुस्कान छपे हुए हैं। इस अच्छे और महान व्यक्ति के बाहरी रूप की इन विशेषताओं ने मेरी रुचि और ध्यान को सबसे पहले आकर्षित किया, जिनके साथ मेरे जुड़ाव के दौरान उस रुचि और ध्यान को सबसे अधिक मजबूती से रखा गया था और जो अब भी मेरी याद में सबसे मजबूत है। उनकी आंखें एक स्पष्ट नीले भूरे रंग की थी और उनमें गहराई या दूरी का वो गुण था जो किसी को सबसे साफ पानी से भरे गहरे कुएं में झांकने की याद दिलाता था, या पहाड़ की चोटी से स्पष्ट गहरे नीले गर्मियों के आकाश को देखने की याद दिलाता था। उन्होंने महारत का संकेत दिया, दूसरों की इच्छा की तुलना में अपनी स्वयं के शारीरिक और मानसिक स्वभाव पर महारत का। हालांकि वो आखिरी शक्ति भी थी जो पृष्ठभूमि में छिपी हुई थी। उन्होंने सत्ता का संकेत दिया, अधीनस्थ मनुष्य की तुलना में प्रकृति की शक्तियों पर, भीतर और बाहर दोनों स्थानों में। उन्होंने ज्ञान का संकेत दिया, न केवल पुस्तकों में निहित ज्ञान, बल्कि पुरुषों के दिलों और आत्माओं का ज्ञान और प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान भी। ऐसा लगता था कि वे आंखें किसी की आत्मा के अंतरतम रहस्यों को पढ़ने और जानने में सक्षम है, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये पढ़ना एक मित्रता का कार्य लगता था। उनकी नजरों से शांति मिलती थी, न कि भय या अशांति। उनका मुंह दृढ़ था, घूसर मूछों से अच्छी तरह से ढका हुआ था और उनके कोनों पर एक छोटी सी मुस्कान आते वक्त
एक चाल आती थी जिसे केवल विस्टफुल शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। हालांकि ये वो और उससे अधिक था। कभी कभी इस विस्टफुलनेस के साथ एक निराशा होती थी, जैसे कि दर्द और पीड़ा की स्मृति उससे जुड़ी हुई हो। अन्य समय में इसने आत्मा के भीतर एक विचित्र सन की आत्मा की उपस्थिति को दिखाया, जिसकी वो अभिव्यक्ति थी। इसने एक दयालुता दिखाई, एक निश्चित कठोरता के साथ मिश्रित, और ये स्पष्ट रूप से हास्य की एक सूक्ष्म, उत्सुक और सक्रिय भावना को दर्शाता है। ये मनुष्य पर हंसने के बजाय मानव जाति के साथ हंसता प्रतीत होता था। ये उनकी कमजोरियों पर हंसा, लेकिन इन बाहरी भावों के असली आदमी पर नहीं। उसमें मोनालिसा की मुस्कान का कुछ अनिर्वचनीय गुण था, पर इसके अलावा दयालुता, समझ और धैर्य भी थे। इस समय पर आपको ये जानना दिलचस्प लगेगा, हालांकि मैंने लंबे समय बाद जाना कि कर्नल फॉब्स, ये नाम उन्होंने उस ध्यान से बचने के उद्देश्य से अपनाया जो उनके असली नाम का उपयोग करने से उनकी ओर आकर्षित होता। उनकी राष्ट्रीयता के देश के सार्वजनिक मामलों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, विशेष रूप से भारत और अन्य प्राच्य भूमि से संबंधित। वो एक प्रतिष्ठित अंग्रेज के बेटे थे। उनकी माँ एक शानदार अमेरिकी महिला थी जो उच्च श्रेणी और पद के एक अंग्रेज से शादी करने वाली अपनी तरह की पहली महिला थी। पृष्ठभूमि में रहकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि के मामलों और नियति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्तव में उनके साथ मेरी पहली मुलाकात के समय वो हमारे देश में एक नाजुक राजनयिक मिशन पर लगे हुए थे और हमारी सरकार के महत्वपूर्ण मामलों और उच्च व्यक्तियों के साथ लगातार संपर्क में थे। उस महत्वहीन होटल में जहां मैं उनसे मिला था, उन्हें जानबूझकर ठहराया गया था क्योंकि इस तरह वो उन लोगों से दूर रहने में सक्षम थे जिनसे वो बचना चाहते थे, या कम से कम उन लोगों से दूर रह पाते थे जिनसे वो मिलने की परवाह नहीं करते थे, और उन लोगों के नजदीक रह पाते थे जिनसे उनकी बातचीत का संबंध था। अपने राजनयिक कार्यों के अलावा वो विज्ञान, दर्शन और तत्व मीमांसा की तर्ज पर महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक थे और इस वजह से काफी प्रसिद्ध थे। एक और बात जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी वो ये थी कि वो ऐसे कई गूढ़ केंद्रों और समाजों के एक प्रमुख सदस्य भी थे जिन्हें आमतौर पर गुप्त या रहस्यवादी चरित्र का माना जाता था। ये समाज गंभीर रूप से काम करते थे और उन सस्ते समाजों जैसे नहीं थे जो व्यावसायिक रूप में चलाए जाते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य महत्वाकांक्षी नेताओं की उन्नति प्रतीत होता है। वो मैनसरी में बहुत ऊपर दर्जे पर भी थे और उनके गुड पहलुओं से अच्छी तरह से वाकिफ थे। लगभग 10 साल बाद सूचना मिली कि वे ऊपरी भारत में एक अतः रसातल में आकस्मिक रूप से गिरने के कारण मारे गए और इतिहास अब उन्हें मृतकों में दर्ज करती है। हालांकि कुछ चुने हुए लोग जानते हैं कि वो हिमालय के एक सुदूर क्षेत्र में वृद्ध लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में एकांत में रह रहे हैं। हो सकता है कि इस विचलित दुनिया को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें फिर से नियत किया गया है। जो भी हो, कई व्यक्तियों पर उनका प्रभाव अदृश्य होने के बाद भी रहा है और आगे भी रहेगा। जैसे ही कर्नल ने कमरे में प्रवेश किया, जैसा कि मैंने बताया है, उस जगह के आसपास बैठे लोगों की ओर से सामान्य रुचि की भावना प्रकट हुई, जिनमें से अधिकांश लोगों ने होटल में उनके पिछले प्रवास के दौरान उनसे परिचय बनाया था। कमरे के एक छोर पर एक बड़ी मेज के पास खड़े लोगों ने उनके लिए जगह बनाई। ये जगह वहां के नियमित मेहमानों का पसंदीदा सभा स्थल था। कमरे के अन्य हिस्सों को नए मेहमानों के लिए छोड़ दिया गया था। बाद में मैंने देखा कि वो जहां भी मौजूद होते, उनके लिए हमेशा बीच में जगह बनाई जाती। हालांकि उनके लहजे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस इच्छा को इंगित करता हो कि उन्हें सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में पहचाना जाना चाहिए। बातचीत फिर से शुरू हुई, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उसकी कुछ अधिक उच्च और व्यापक दायरे में साफ और स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। मैंने देखा कि कर्नल जल्द ही सभी चर्चाओं और तर्कों का केंद्र बन गए। हालांकि उनके तरीके या भाषण में आत्मकथन या हठधर्मिता का कोई निशान नहीं था, पर चर्चा का जो भी विषय हो, वो अंतिम और निर्णायक शब्द बोल रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास गैर आवश्यक कारकों और तत्वों को दूर करने और विचाराधीन मामले के दो विरोधी मौलिक प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से सामने रखने का असामान्य उपहार था। इन विपरीत या विरोधी विचारों के बीच वो जल्द ही सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि हमेशा गोल्डन मीन या बैलेंस्ड ट्रूथ दिखाई देता था। एक ही सामान्य सत्य के विभिन्न पक्ष। सत्य स्वयं विपरीत जोड़ी के सामंजस्य का परिणाम है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वे एक कमजोर समझौता करने वाले थे। इसके विपरीत सकारात्मक सिद्धांत के मामले में वो काफी दृढ़ निश्चयी थे और जो उन्हें सत्य प्रतीत होता था उसका 1 इंच भी समर्पण करने को तैयार नहीं थे। अंदर आइए, कर्नल फॉब्स ने अपनी दृढ़ और अच्छी तरह से संशोधित आवाज में कहा। मैंने कमरे में प्रवेश किया और मेरे मेजबान द्वारा आगे की गई आरामदायक कुर्सी ली। कमरा कुछ अजीब तरह से महसूस हो रहा था, जैसे कि ये उनके अपने व्यक्तित्व का विस्तार था। ये उनके असामान्य मानसिक वातावरण से संतृप्त था। इस तथ्य की किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी कि मजबूत व्यक्तियों की भावना कुछ सूक्ष्म रूप से उन स्थानों से परिलक्षित होती है जहां वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। स्थानों का अपना विशिष्ट वातावरण होता है जो उनमें रहने वालों के मानसिक स्पंदनों का परिणाम होता है। आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन सत्य को फिर से खोज रहा है। कर्नल के कमरे में प्रवेश करने के बाद कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। हालांकि मैं उनसे पहली बार केवल पिछली शाम को मिला था और तब भी उनके साथ थोड़े समय के लिए ही रहा था। फिर भी मुझे लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में हूँ जो मुझे खुद से भी बेहतर जानते हैं। एक ऐसे इंसान जिन पर मैं बिना किसी डर के अत्यधिक विश्वास कर सकता हूँ। हालांकि कर्नल फॉब्स के बारे में रीस्ट जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जरूर महसूस होता था कि वो एक आदर्श फादर कन्फेसर बन सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं आया था। फिर भी कुछ ही क्षणों में मैंने खुद को बिना किसी शर्मिंदगी के रात के अपने अजीब सपने की कहानी कर्नल को सुनाते हुए पाया और उनसे पूछा कि क्या उनकी राय में ये सिर्फ स्वप्न भूमि की कोई विपुल कल्पना है या इससे कुछ अधिक है। आमतौर पर इस तरह के विषय के बारे में इस तरह का एक सवाल मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं पूछता जिसे मैं वर्षों से जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ऐसे कर रहा था। कर्नल ने धीरज के साथ मुझे सुना और फिर सबसे सामान्य विषय के बारे में जैसे बात करते हैं वैसे बोलते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके सपने में आपके अवचेतन मन में स्थित कुछ सच्चाइयों और तथ्यों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के अलावा कुछ और था। ऐसा कई बार होता है कि जो सत्य और तथ्य अवचेतन मन के ज्ञान में होते हैं, सपनों में, यहाँ तक कि दिवा स्वप्नों में भी प्रतीकात्मक रूप में प्रकट होते हैं, एक नियम के रूप में। हालांकि ऐसे अनुभवों की घटना इंगित करती है कि ये ज्ञान सामान्य चेतना के क्षेत्र में जा रहे हैं और जल्द ही उस क्षेत्र में प्रकट हो सकते हैं। कर्नल ने आगे कहा, मुझे कहना चाहिए कि आप प्रकृति की सूक्ष्म शक्ति के उन्नत छात्रों को ज्ञात एक निश्चित अनुभव से गुजरने वाले हैं जिसमें आपके भीतर का एक अद्भुत सत्य आपके सामने प्रकट होगा। मैं इच्छुक हूं ये सोचने के लिए कि यह पूर्ण अनुभव आपके पास आने में ज्यादा देर नहीं होगी। जब यह आता है तो आप व्यावहारिक रूप से इस पृथ्वी तल पर सचेत अस्तित्व के एक नए चरण में प्रवेश करेंगे और आप बाद में कभी भी पहले जैसे नहीं होंगे। ये एक नया जन्म होगा, एक नई और उच्च चेतना में जन्म। कुछ मामलों में एक नई चेतना की ये सुबह आपकी पिछली रात के सपने के समान असामान्य अनुभवों से शुरू होती है और अक्सर इसके बाद एक और समान प्रकृति के अनुभव से जुड़ी होती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है और कोई व्यक्ति नई चेतना में उतनी ही आसानी से पहुंच जाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपने प्रारंभिक वर्षों के एक काल में तीसरे व्यक्ति चरण से पहले व्यक्ति चरण में आसानी से पहुंचता है। उस चरण से जिसमें वो खुद को जॉनी या मैरी के रूप में सोचता है, उस चरण तक जिसमें वो खुद को मैं के रूप में सोचता है। जहां तक आपने सपने में मेरे द्वारा निभाई गई भूमिका का संबंध है, मैं कहूंगा कि इसमें मेरी कोई वास्तविक व्यक्तिगत भागीदारी नहीं थी। हालांकि ये किसी शौक या तांत्रिक के लिए अन्यथा प्रतीत हो सकता है। आपके स्वप्न का अनुभव पूरी तरह से अलग था और विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक था। मैं कहना चाहूंगा कि आपके स्वप्न के अनुभव में मेरा प्रकट होना उस अतिचेतन विचार की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी कि मैं आपकी चेतना में आपके आने वाले नए जन्म के उद्देश्य की ओर निर्देशित करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। यदि ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी है और इस मामले में आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद होगा। स्वयं की अजेयता या मैं के बारे में जो बयान आपने अपने अनुभव के समापन पर सुना था, मुझे लगता है कि ये प्राचीन प्राच्य संतों के इसी तरह के वचन का अचेतन स्मरण था जिसके साथ मैं काफी परिचित हूँ और जो आपने शायद पहले कहीं पढ़ा होगा। आपकी अतिचेतन मानसिकता ने स्पष्ट रूप से आपके मामले में इसकी उपयुक्तता को पहचाना
और आपकी स्मृति ने इसे आपके लिए अलौकिक अधिकार से एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में पुनः पेश किया। तो आप देखते हैं, कर्नल ने जारी रखा, आपके सपने के अनुभव की पूरी तरह से प्राकृतिक व्याख्या है। इसकी सभी घटनाओं में मनुष्य वहां अलौकिक स्पष्टीकरण की तलाश करने के लिए बहुत उपयुक्त है, जहां पूरी तरह से प्राकृतिक स्पष्टीकरण पर्याप्त है और अस्तित्व में भी है। ये एक गलती है। प्रकृति अद्भुत चीजों से